नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने टीआरएफ को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के मामले पर चुप है। यह फैसला भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, इसलिए आज हम अमेरिका के इस फैसले को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका इस आतंकवादी संगठन पर तो पाबंदी लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर चुप क्यों बैठा है। क्या यह फैसला हमारे लिए काफ़ी है? इसके बाद आपको अमेरिका के नॉन वेज दूध के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। शायद इससे पहले आपने नॉन वेज दूध के बारे में सुना भी नहीं होगा। अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते के तहत भारत के बाजारों में अपना नॉन वेज दूध बेचना चाहता है। दूध हमारे देश के लिए सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह हमारे देश के धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। इसलिए दूध का शुद्ध रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अमेरिका से जो दूध हमारे देश के बाजारों में आने वाला है, अगर आया तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि यह दूध वेज है या नॉन वेज है। और आखिर में एक खबर उन लोगों के लिए जो अपना वजन घटाने के लिए डाइटिशियंस या फिर पर्सनल कोच रखते हैं, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं, और आजकल आप जिससे भी मिलते हैं वो यही पूछता है कि वज़न घटाने का कोई फॉर्मूला बताइए। बहुत सारे लोग तो वज़न घटाने के लिए अब दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका के एक यूट्यूबर ने एआई की मदद से सिर्फ 46 दिनों के अंदर अपना 11 किलोग्राम वज़न घटा लिया है। आज हम वजन घटाने के इसी फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे, और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ना तो आपको डाइटिशियन की ज़रूरत है, ना फिर किसी पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है, और आप घर बैठे अपने आप इस फॉर्मूले के तहत अपना वज़न कम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, परिश्रम और अनुशासन। अगर आपके अंदर ये करने की क्षमता है तो आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। अमेरिका ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है, और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसलिए आज हम सबसे पहले अमेरिका के इस फैसले को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब और असर समझाते हैं। तो हुआ क्या है, पहले यह समझ लीजिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली बात, अमेरिका ने टीआरएफ को अब आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब से पूरी दुनिया के लिए यह एक आतंकवादी संगठन है। और दूसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीआरएफ की फंडिंग पर पाबंदी लग जाएगी। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना है कि टीआरएफ असल में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है, यानी उसी के नाम से चलने वाली एक और दुकान है। अब देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप इसको देखेंगे, नाम ये लोग चाहे कैसे भी रख लें, काम इनका आतंकवाद फैलाना ही है। लश्कर-ए-तैयबा ने सोचा तो यह था कि इस बार वो एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा करेगा, उसका नाम पहले के आतंकवादी संगठनों से थोड़ा अलग रखा जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में एक नाम रखा जो बड़ा आधुनिक दिखता है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। इस नाम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई विद्रोहियों का संगठन है, लेकिन असल में इसका काम है आतंकवाद। और अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत पहलगाम के इस हमले को वैश्विक स्तर पर ले जाने में कामयाब हुआ है, और पहलगाम हमला अब दुनिया के नक्शे पर आ गया है। और संभव है कि अब अमेरिका के बाद दूसरे देश भी इस आतंकवादी संगठन पर पाबंदियां लगा दें। तो आपको याद होगा, जब हमारे देश के अलग अलग डेलीगेशंस, हमारे देश के सांसद, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के अलग अलग देशों के पास गए थे बाहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इससे क्या होने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने देश में जो अपना एक रणनीति बनाई कि हमारे
सांसद दूसरे देशों में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप के देशों में जाएंगे और इन देशों को समझाएंगे कि पहलगाम में क्या हुआ है, तो इन देशों को समझ में आएगा और ये देश आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हमारी क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, इसे भी समझेंगे। ये उसका पहला कदम है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष पूरी दुनिया में और मजबूत हुआ है। अब जरा सोचिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के इन्हीं आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तो शुरू किया था, इन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ हमारा एक कदम था और अब अमेरिका जैसा देश भी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाकर एक प्रकार से भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ पर पाबंदी का ऐलान किया है और टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा लिखा है भारत के विदेश मंत्री ने। और पाकिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान को एक कड़ा झटका लगा है और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार और अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद इसके बारे में किया है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है टीआरएफ, देखिए टीआरएफ और लश्कर तैयबा प्रॉक्सी। तो अमेरिका की पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उसने खुद ही लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जाहिर है पाकिस्तान हर बात से इनकार करेगा, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा कदम अमेरिका ने उठा लिया है जिसे आप भारत की जीत कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे देश में, वो जो 2.5 फ्रंट वाले लोग हैं, जो ये कह रहे थे कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आज वो लोग बड़े निराश होंगे जब अमेरिका के इस फैसले के बारे में उन्हें पता चला होगा कि अमेरिका ने टीआरएफ पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये एक कूटनीतिक जीत है भारत की। अमेरिका ने पहलगाम में ये आतंकवादी हमला करने वाले टीआरएफ पर तो पाबंदी लगा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसे हम अपनी जीत मानते हैं, इसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के बयान में टीआरएफ को आतंकवाद फैलाने में मदद करने वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। अमेरिका ने जो अपना बयान दिया, जो घोषणा की, इसमें हम पाकिस्तान का नाम ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान का नाम कहीं लिखा होता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अमेरिका ने टीआरएफ का नाम तो लिया, टीआरएफ पर पाबंदी भी लगा दी, लेकिन से 2010, 2012 से 2015 और 2018 से 2022 नेटो की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादियों के 100 बड़े कैंप्स हैं। वर्ष 2019 की संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है। और वर्ष 2020 में खुद पाकिस्तान भी यह मान चुका है कि दुनिया के 19 कुख्यात आतंकवादी वहीं पर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था और फिर वहां पर मारा गया। सोचिए, ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान ने छुपा कर रखा, फिर भी अमेरिका जैसे देश सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका आतंकवादियों के सबसे बड़े गढ़ को भूल कैसे सकता है? यानी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने और पहलगाम जैसे हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के टीआरएफ और लश्कर तैयबा सहित दूसरे आतंकवादियों की और उनके संगठनों की जड़ को काटना सबसे जरूरी है। अमेरिका कॉस्मेटिक स्टेप्स तो उठा रहा है, यानी जो मामूली जो कदम होते हैं कि किसी को बैन कर दिया, किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, ये कूटनीतिक जीत तो है। ये दुनिया के लिए देखने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका इन आतंकवादियों की जड़ को नहीं काट रहा है और इनकी जड़ काटना सबसे जरूरी है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बैन करने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका में आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अमेरिका ने टीआरएफ को बैन तो कर दिया, ये तो कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका
पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच भी कराता है। आप सोचिए इस बात को कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने न्योता दिया। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ को बुलाकर उनके साथ बैठक करते हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड्स। और फिर इस बैठक के बाद टीआरएफ को बैन कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी एसडीजीटी की लिस्ट में डाल दिया है। अब आपको यह जरूर जानना चाहिए कि एफटीओ और एसडीजीटी में क्या कदम उठाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है। अमेरिका के इस फैसले के 3 बड़े असर होंगे। पहला, अमेरिका उन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगा देता है जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा, विदेश नीति और वहां के नागरिकों के लिए खतरा माना जाता है। और अमेरिका के इस एक्शन के बाद दूसरे देश भी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो भी ऐसे आतंकवादियों से और इन संगठनों से सतर्क हो जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका जो कदम उठाता है, बाकी के देश भी उसी कदम को फॉलो करते हैं। दूसरा ये कि इस फैसले के बाद टीआरएफ के लिए दुनिया भर के बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ पैसे का लेन देन करना या आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग पाना अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सील कर देगा। अब टीआरएफ को फंडिंग या मदद देने वाले अमेरिका के भी किसी भी नागरिक को सजा हो सकती है। और तीसरी बात यह कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन या संस्था टीआरएफ या उसके आतंकवादियों का साथ देगी, उसके साथ किसी भी तरह का लेन देन करना अब अमेरिका के नागरिकों के लिए गैर कानूनी होगा। और अमेरिका में ऐसे लोगों की सारी संपत्ति या तो जब्त कर ली जाएगी, फ्रीज कर ली जाएगी। हालांकि अमेरिका के इस फैसले के बाद टीआरएफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी सी ही तकलीफ होगी। आपको याद होगा जब लश्कर ए तैयबा को बैन किया गया तो लश्कर ए तैयबा ने टीआरएफ को बना लिया, यानी एक और नाम बदलकर एक और कंपनी बना ली। और इसी प्रकार से जब टीआरएफ को बैन कर दिया जाएगा तो ये भी नाम बदलकर एक नई कंपनी बना लेंगे। और संभव है कि कुछ समय के बाद ये आतंकवादी संगठन अपना नया नाम, अपनी नई पहचान, अपने नए लोगो, अपने नए दफ्तर और एक नए बैंक अकाउंट के साथ फिर से पाकिस्तान में काम करना शुरू कर देगा, फिर से आतंकवाद फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन इस बार नाम नया होगा, बैंक अकाउंट नया होगा, दफ्तर नया होगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को बनाया। जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर बैन लगा दिया तो फिर पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा का नाम बदलकर जमात उद दावा रख दिया। और फिर अमेरिका ने इस पर जब पाबंदी लगाई तो लश्कर के ही एक प्रॉक्सी टीआरएफ को वहां पर फ्लोट कर दिया गया। और अब टीआरएफ पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि अब एक नई संस्था आ जाएगी एक नया नाम लेकर। हालांकि हर बार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को डिस्काउंट दिया है। आतंकवादी संगठन पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उसे समर्थन देने वाले पाकिस्तान को हमेशा से छूट मिलती रही है और हम इसी छूट के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जब टीआरएफ को बैन किया है तो यह भी देखना चाहिए कि टीआरएफ की जड़ें कहां पर हैं, और जहां पर जड़ है फिर उस देश का नाम भी आना चाहिए, उस देश पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने आतंकवादी हाफिज सईद पर 86 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। और लश्कर ए तैयबा का ही एक और आतंकवादी साजिद मीर भी है जिस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम है। हालांकि इससे इन आतंकवादियों या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी ये सब बिना किसी रोक टोक के आज भी किसी वीआईपी की तरह पूरी सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान में घूमते हैं और खुलेआम दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे हैं। आज अमेरिका ने अपनी लिस्ट में टीआरएफ को शामिल तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में चुप है। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और असल में होना यह चाहिए कि अगली बार जब भारत किसी आतंकवादी या किसी आतंकी संगठन पर पाबंदी लगाए तो उसके समर्थक ये समझ जाएं कि भारत अब उन्हें छोड़ेगा नहीं। यहां हमारे कहने का भाव आपसे ये है कि अमेरिका जब किसी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करता है तो पूरी दुनिया उसे आतंकवादी मान लेती है।
यानी अमेरिका का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि स्थिति ऐसी हो कि जिस दिन किसी आतंकवादी को भारत अपनी लिस्ट में शामिल कर दे, जिस दिन भारत ये ऐलान कर दे कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है और हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को स्वीकार्य होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर हवाई हमले किए थे। ऐसी ही पॉलिसी हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा भारत की रहनी चाहिए। इजराइल इसी प्रकार की पॉलिसी अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाता है और वो हमेशा हॉट परस्यूट में विश्वास करता है। इस सैन्य रणनीति में इजराइल की सेना अपने देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों या दुश्मनों का पीछा करके सीमा पार भी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। यानी उनके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, इजराइल उन्हें कभी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार की रणनीति अब भारत को अपनानी चाहिए और भारत भी धीरे धीरे अब वही कर रहा है। आपने देखा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने तय कर लिया था कि इन आतंकवादियों पर भारत अब खुद हमला करेगा, खुद इनके अड्डों को नष्ट करेगा, और वही हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। अमेरिका ने आज जो कदम उठाया है वो एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने जैसा है कि अमेरिका समझ गया कि पाकिस्तान में इस प्रकार के आतंकवादी संगठन चल रहे हैं और ये वाकई आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से भी दोस्ती रखनी है। अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने टीआरएफ पर तो बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और इसका मतलब भारत को समझना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भारत हैरान हुआ होगा, भारत ये सारी बातें जानता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास आज दो विकल्प हैं और भारत को इन दोनों विकल्पों पर काम करना चाहिए। पहला, आतंकवाद पर एक जैसी सोच रखने वाले देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, इस पर पूरी दुनिया के देशों से बात करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत गठबंधन भारत को बनाना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि बाकी के देश भी हमारा साथ दें। और दूसरा, भारत ये भी मानकर चले कि कोई और देश हमारी मदद करने के लिए आएगा नहीं और हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही काम किया। चाहे कोई मदद के लिए आए या ना आए, हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं, हमने खुद अपने दम पर पाकिस्तान पर ये सारे हमले किए। और ये आतंकवादियों का अड्डा जो इस समय आप देख रहे हैं, ये हमारे ही हमले का शिकार हुआ है बहावलपुर में। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था, ये उसी की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका ने टीआरएफ पर पाबंदी लगाकर एक प्रकार से भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फिर से बात की है। आज आप उनका बयान सुनिए और तब आपको भारत की नई कूटनीतिक सफलता का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका का ये कदम है जिसे हम मान सकते हैं कि अमेरिका ने एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया है। लेकिन आज पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार के सदस्यों के बयान भी आए हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर अमेरिका के इस बैन का स्वागत किया है। और साथ ही इन लोगों ने यह भी मांग की है कि सिर्फ टीआरएफ पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ
की सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनकी लास्ट राइट्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां पे खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द, और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। ये अकेले यूएस की तरफ से आया है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ये तो जितनी भी हमारी महाशक्तियां हैं सब, उनसे तो एकदम से आ ही जाना चाहिए। तो यूएस ने शुरुआत कर दी। सभी देशों को चाहिए कि जितने भी आतंकवादी संगठन उनको लगते हैं इस तरह के हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन सब पे ही सैंक्शन लगा देनी चाहिए। और सैंक्शन लगाने का से काम नहीं चलेगा कि उन पे सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन से कुछ नहीं होगा। वो तो जिंदा तब भी रहेंगे। उसको तो जड़ से खत्म करके, और मैं पहले भी कहा है कि उसको तो जो फर्नेस होती है ना, भट्टी में डाल देना चाहिए। उसका तो हवा बन के उड़ जानी चाहिए इन चीजों को। मतलब खत्म, जीव ही खत्म कर देना चाहिए जो कि उससे जुड़े हुए हैं, जो इंसान उससे जुड़े हुए हैं। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका सबसे ज्यादा जो दर्द है वो तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार के लोग इस हमले में मारे गए थे, और ये वही लोग हैं। और आप देखिए उनकी सबकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कब घोषित किया जाएगा। और भारत भी लगातार ये कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में भारत अगर अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करेगा, बाकी के देशों को लगातार सबूत पेश करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के देशों ने सख्त कार्रवाई की और आतंकवादियों की इन जड़ों को अगर दुनिया के दूसरे देशों ने काट दिया, अगर वो इस जड़ों को काटने में सफल हो गए, तो आप देखिएगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में शांति स्थापित हो जाएगी। न जाने कितने और लोगों की जान बच जाएगी अगर पाकिस्तान पर यह कड़ी कार्रवाई कर ली जाए और आतंकवादियों की इन जड़ों को काट दिया जाए, तो ये दुनिया रहने लायक जगह बन जाएगी। इस दुनिया से आतंकवाद काफी हद तक मिट जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी आतंकवाद फैल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का यह आतंकवादी संगठन टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है, और इसका पूरा की पूरा सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सही कदम उठाया है, और अब उसका अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये ताकत हमारी बाजू में होनी चाहिए, और ये ताकत हमारे पास है कि हम जिस दिन चाहें उस दिन आतंकवादियों की इन जड़ों को पाकिस्तान से काट दें। एक बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हमारे देश में चर्चा हो रही है, और एक डर भी है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, वहां दूध सिर्फ एक आहार नहीं है, ये आस्था का विषय है। आपको सुनने में यह साधारण धार्मिक विचार लग रहा होगा, लेकिन आज यही विचार भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापारिक विवाद का केंद्र बन रहा है। अंडा वेज है या नॉन वेज, इस पर आपने अक्सर बहस सुनी होगी, लेकिन क्या आपने आज से पहले यह सुना है कि दूध भी नॉन वेज हो सकता है? भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता इस नॉन वेज दूध पर जाकर अटक गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दे, लेकिन इस व्यापारिक समझौते पर एक बहस छिड़ गई है, जिसकी एक वजह यह है कि अमेरिका में गायों को मांस आधारित चारा खिलाया जाता है। यानी अमेरिका से जो दूध से बने उत्पाद भारत आएंगे वो वेज नहीं होंगे, वो नॉन वेज होंगे, क्योंकि वहां पर गायों और भैंसों को ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें मीट होता है।
अमेरिका के कई डेयरी फार्म्स में गायों को मांस और खून से आधारित चारा खिलाया जाता है, जिसमें मांस और खून होता है। इसे अंग्रेजी में ब्लड मील कहते हैं। ब्लड मील एक ऐसा चारा होता है जिसमें सूअर, मछली, मुर्गी, घोड़े, बिल्लियों और यहां तक कि कुत्तों के मांस और उनके खून के अंश होते हैं। गायों को ऐसा चारा प्रोटीन के साथ तेजी से वजन बढ़ाने और उनके दूध का ज्यादा उत्पादन करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो ज्यादा दूध दें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मांसाहारी गाय का दूध पवित्र माना जा सकता है? जो गाय मांसाहारी खाना खा रही है, जो गाय मांसाहारी चारा खा रही है, क्या उसके दूध को आप वेजिटेरियन मानेंगे या नॉन वेजिटेरियन मानेंगे? भारत के लिए ये दूध, उससे बने उत्पाद सिर्फ व्यापार नहीं है, आस्था है, क्योंकि भारत में गाय केवल एक पशु नहीं है, उसे मां का रूप माना जाता है, गायों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का दूध सात्विक माना गया है। भारत में पूजा बिना गाय के दूध के पूरी नहीं होती। मंदिरों में अभिषेक हो, गृह प्रवेश हो, गाय का दूध और घी ही शुद्धता का प्रतीक होता है। हमारे घर में पूजा हो या मंदिरों में पूजा हो, भगवान को पंचामृत चढ़ाया जाता है और यह पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनता है। सवाल आपसे भी है, क्या आप किसी मांसाहारी गाय के दूध और उससे बनी दही या घी का उपयोग पंचामृत के लिए करेंगे, अपने पीने के लिए करेंगे या फिर पूजा के लिए करेंगे? क्या ऐसे पंचामृत को आप अपने देवता पर चढ़ाएंगे? ये भारत की संस्कृति के विरुद्ध है और भारत के सामने अमेरिका से दूध का उत्पाद आयात करने की कोई मजबूरी भी नहीं है। डेयरी सेक्टर में भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। पूरी दुनिया का 25% दूध हमारे देश में होता है। वर्ष 1998 से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। वर्ष 2023 और 24 में भारत ने करीब 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया। इससे आपकी भी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। 63,738 टन दूध और उसका उत्पाद, दूध से बने सामान का निर्यात हमने किया, जो 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। 2200 करोड़। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पिछले एक दशक में 48% बढ़ गई है। पूरी दुनिया से तुलना करें तो 2023 और 24 में हर व्यक्ति के लिए हर दिन दूध की उपलब्धता 471 ग्राम थी हमारे देश में, जबकि दुनिया में यह 322 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत ने विदेशी डेयरी प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाए हुए हैं। मक्खन पर हमारे यहाँ 40%, मिल्क पाउडर पर 60% और कई उत्पादों पर जैसे चीज, उस पर 30% टैक्स हमने लगाया हुआ है अगर बाहर से आता है तो। इसलिए बाहर का जो चीज होगा, बाहर के जो दूध के प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमारे यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। अब अमेरिका हम पर लगातार दबाव बना रहा है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोल दे। अमेरिका की नज़र 146 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत के बाजार पर है। लेकिन यह समझौता तभी हो सकता है जब अमेरिका इसका प्रमाण दे कि वो गायों को मांस आधारित चारा नहीं खिला रहा है। मतलब बिल्कुल सीधा है, भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ शाकाहारी गाय के दूध का ही व्यापार हो सकता है। कुछ लोगों को दूध को वेज और नॉन वेज में बांटना अनुचित लग सकता है। ये सवाल कई लोगों को बेतुका भी लग सकता है, लेकिन भारत में खान पान सिर्फ पोषण आधारित नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अगर गाय को मांस आधारित खाना खिलाया जा रहा है, तब भी उसका दूध तो दूध ही रहेगा, लेकिन यह धार्मिक रूप से अपवित्र हो जाएगा। और यही अंतर अमेरिका समझ नहीं पा रहा। अमेरिका के लिए गाय सिर्फ एक जानवर है, हमारे लिए गाय एक माँ है। भारत के लिए गाय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। एक कप दूध में कई भावनाओं का मिश्रण होता है। ये एक पोषक पेय है, लेकिन ये हमारे लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतीक भी है। हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, चाय उससे कहीं ज्यादा है। चाय दोस्ती का प्रतीक है, चाय परिवार का प्रतीक है, चाय भारतीयता का प्रतीक है। उस चाय में कौन सा दूध डलेगा, ये हर भारतीय जानना चाहता है। अमेरिका जैसे देशों के लिए खेती और पशुपालन सिर्फ मुनाफा कमाने का एक धंधा है। वो इस भावना को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये भारत को तय करना होगा कि क्या सस्ते अमेरिकी दूध के बदले हमें अपनी आस्था और धार्मिक मूल्यों से समझौता करना चाहिए या नहीं। भारत सरकार की जो नई कैंपेन चल रही है, जो नया अभियान चल रहा है आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, उसके बारे में एक नई खबर देते हैं। अब CBSE के स्कूलों में आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा, बल्कि एक नया बोर्ड दिखेगा और उस बोर्ड का नाम है ऑयल बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे अंग्रेजी में CBSE कहते हैं,
उसने देश भर में के अपने सभी स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों के बाद यह फैसला लिया गया है और आज सीबीएसई ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा है वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। सीबीएसई के सभी स्कूलों में अब शुगर बोर्ड लगाने का काम जो है वो तो पहले से ही शुरू हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ऑयल बोर्ड भी लगाया जाएगा। कई स्कूलों में चीनी के कम इस्तेमाल को लेकर बच्चों में जागरूकता अभियान पहले से ही चल रहा है और शुगर बोर्ड की मदद से स्कूलों में अब बच्चों को ये समझाया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाना एक प्रकार से मीठा जहर खाने के बराबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह को मानते हुए अब सार्वजनिक स्थानों पर भी शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई ने अब क्या कहा है। सीबीएसई ने अपने सारे स्कूलों से यह कहा है कि तेल बोर्ड प्रदर्शन सामान्य क्षेत्रों जैसे कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग रूम और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हानिकारक उपयोग की जानकारी बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। तो तेल का जो ऑयल बोर्ड होगा उसमें ये बताया जाएगा कि आपके जो मनपसंद खाने हैं उनमें कितने तेल का इस्तेमाल किया गया है। सीबीएसई ने आगे ये भी कहा है कि अब स्कूलों की कैंटीन्स में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे कि पोषण युक्त विकल्प उपलब्ध कराना। पहले देखिए एक बड़ी बात ये होती थी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल की कैंटीन में जो खाना खा रहे हैं, और बच्चे क्या, बड़े भी जो लोग हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, किसी कैंटीन में जाते हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? आपको वही समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, कोई पकौड़ा मिलता है या जलेबी मिलती है, इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलती है। अगर आप कोई हेल्दी खाना खाना भी चाहें तो आपको वो मिलेगा नहीं, और यही हाल स्कूलों की कैंटीन का भी है। लेकिन अब सीबीएसई कहता है कि अब फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाया जाएगा, चीनी और नमक का सेवन सीमित किया जाएगा, तले हुए और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचना, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना, बच्चों से कहा जाएगा कि सीढ़ियों का उपयोग ज़्यादा करें वो, और ब्रेक के दौरान खेल कूद और दूसरी गतिविधियों का भी आयोजन अब स्कूलों में कराया जाएगा। यानी बच्चों के फिटनेस का पूरा ध्यान अब रखा जाएगा। तो ये तो स्कूलों की बात हो गई। अब स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा स्वस्थ भोजन उनकी कैंटीन में दिया जाएगा और सीबीएसई के स्कूलों में ये जागरूकता अभियान चलेगा, जहां स्कूलों के अंदर बोर्ड लग जाएंगे। अब देखिए, सार्वजनिक स्थानों में चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड को अब लगा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुगर बोर्ड में यह बताया गया है कि किस खाने में कितनी चीनी है और आपको कितनी चीनी खानी चाहिए। ऑयल बोर्ड में यह दिखाया गया है कि आपके जो मनपसंद खाने हैं, जैसे समोसा है, फ्रेंच फ्राइज हैं या पिज्ज़ा है, उसमें कितना तेल है, कितना फैट है और कितनी कैलोरीज हैं। मैं आपको एक बार फिर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये वो बोर्ड है जिसमें खाने के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपके मनपसंद भोजन में कितनी कैलोरीज हैं, कितनी शुगर है और कितना तेल है। और एक बार आपको जाने से पहले, ब्रेक लेने से पहले ये मैं स्पष्ट कर दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक सलाह दी है भारत सरकार के दूसरे विभागों को, दूसरे मंत्रालयों को और इनके अंतर्गत आने वाले दफ्तरों को, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के तहत आने वाले जो उपक्रम हैं वहां पर शुगर और ऑयल बोर्ड्स लगाए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। और ये कहां लगाए जाएंगे? दीज बोर्ड्स सर्व एज विजुअल बिहेवियरल नजेस इन स्कूल्स, ऑफिसेज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, displaying key information about hidden fats and sugars in everyday food। ये एक एडवाइजरी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बाकी की सारी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज को लिखा है, डिपार्टमेंट्स को लिखा है भारत सरकार के। और इसके साथ ही जो तस्वीर आपके सामने है, यही तस्वीर यहाँ ऑयल बोर्ड में भी लिखी हुई है, जो मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ। और देखिए, इसका मकसद ये है, अभी ये भारत सरकार अपने अपने उपक्रमों में
अपने दफ्तरों में, मंत्रालय के अलग अलग दफ्तरों में और सीबीएसई के स्कूलों में ये जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन ये जागरूकता ऐसी है जिसे आप सरकार पर मत छोड़िए, आपको स्वयं भी जागरूक रहना है, क्योंकि ये शरीर आपका है। ये बीमारियां जब होंगी तो तकलीफ आपको होगी। जब आप अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए तो पैसा भी आप ही की जेब से जाएगा। इसलिए इस अभियान में आपको शामिल होना चाहिए और लगातार आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, जब आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई फ्रेश जूस के नाम पर फ्लेवर्ड जूस पीते हैं, उसमें कितनी चीनी होती है, कितना तेल होता है और कितने फैट्स होते हैं, इस बारे में अब आपको चेक करना शुरू कर देना चाहिए और वही खाना खाइए, वही भोजन खाइए जो आपके लिए स्वस्थ हो। ये पूरा की पूरा जो कैंपेन चलाया जा रहा है, असल में ये आपके लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, जिनका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी कमर का जो डायमीटर है वो लगातार बढ़ रहा है, आपकी कमर बढ़ती जा रही है, आपके पुराने कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर अब आपको चिंतित होने का समय आ गया है। डिकोड में हम बात करेंगे उस क्रांति की जो फिटनेस की दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आया है। आप किसी से भी पूछते हैं कि हम अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए क्या करें, तो जवाब आपको यही मिलता है कि अगर फिट होना चाहते हैं तो जिम जाइए, अपना कोई पर्सनल ट्रेनर लीजिए या फिर डाइटिशियन से मिलिए जो आपको बताएगा कि आपको क्या खाना है ताकि आप फिट हो जाएं और वज़न आपका कम हो जाए। आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, वज़न कैसे कम करें। हर आदमी यही फॉर्मूला जानना चाहता है। आप किसी को मिलते हैं और किसी का वज़न कम हो रहा होता है तो आप कहते हैं कि अरे वाह, आप तो बड़े फिट दिख रहे हैं, आपने वज़न कम कर लिया, कैसे किया हमें भी बताइए। लेकिन यह फॉर्मूला ऐसा है जो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक 56 साल के यूट्यूबर जिनका नाम है कोडी क्रोन, आज हम आपको कोडी क्रोन की कहानी सुनाना चाहते हैं। और उनकी कहानी ये है कि उन्होंने सिर्फ 46 दिनों के अंदर अपना 11 किलोग्राम वजन घटा लिया। 46 दिन में 11 किलो वजन घटा लिया। और उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्टर कोई जिम ट्रेनर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, बल्कि एक एआई ऐप है। यानी इस एआई ऐप ने बताया कि उन्हें क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, कब और कितना व्यायाम करना है। कोडी क्रोन ने एआई से एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? हाउ कैन आई लूज वेट, यानी मैं अपना वजन कैसे कम करूं। और एआई ने बिना देर लगाए कुछ ही सेकंड में जवाब दिया। जवाब क्या दिया? घास खाने वाले जानवरों का मीट खाओ, हरी सब्जियां खाओ और फल खाओ, ओमेगा 3 लो, रोज 90 मिनट तक व्यायाम करो, रोज 4 लीटर पानी पियो और अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करो। नए युग के फिटनेस गुरु एआई की सलाह को कोडी क्रोन ने बहुत गंभीरता से फॉलो किया। अब देखिए, अगर आप वैसे ध्यान दें तो एआई के इस जवाब में कुछ भी नया नहीं है। एआई ने वही बताया जो हम पहले से जानते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता या हमारे दोस्त वर्षों से हमें बताते आ रहे हैं। ये हम भी जानते हैं कि ठीक से सोना बहुत आवश्यक है, अच्छा खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, सब हम जानते हैं, व्यायाम करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये ज्ञान एक स्मार्टफोन ऐप से आया, एआई से आया, ना कि हमारे दादाजी या दादी से आया या हमारे किसी माता पिता से आया, जो कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर के हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन यही बात जब एआई ने बताई तो कोडी क्रेन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया। वो सुबह 4:30 बजे उठते थे। घर के गैराज में उन्होंने अपना जिम बनाया। वहाँ हफ्ते में 6 दिन 60 से 90 मिनट तक वर्कआउट किया। शाम होने से पहले हर रोज़ 4 लीटर पानी पिया। समय पर नींद आए इसके लिए रात को उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सोने के लिए बहुत फैंसी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक बिस्तर को चुना। अच्छी नींद के लिए सोने से पहले 1 चम्मच शहद वो लेते थे और उस रूटीन का उन्होंने 46 दिन तक पालन किया और इस 46 दिन में 11 किलो वज़न कम हो गया। आज एआई एक फिटनेस ट्रेनर भी बन चुका है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कोच एआई नहीं है। आपका सबसे बड़ा कोच है आपका मजबूत इरादा। एआई आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा।
आपका मजबूत इरादा और आपका अनुशासन आज भी आपका वजन कम कर सकता है, आपको फिट बना सकता है। अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं। आपने वर्ष 1979 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म सुहाग जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका एक डायलॉग शायद आपको आज याद आ जाएगा, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये है कोल्हापुरी चप्पल नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। ये इनका बड़ा मशहूर डायलॉग था। हाथ में अमिताभ बच्चन के कोल्हापुरी चप्पल है और डायलॉग मैंने आपको बता ही दिया। आज हम इसी कोल्हापुरी चप्पल की बात करेंगे जो पैरों में पहनने के लिए बनी थी, लेकिन अब भारत की पहचान पर एक सवाल बन गई है। विवाद तब हुआ जब इटली के एक बड़े मशहूर लग्जरी ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल को रैंप पर उतारा और उसकी कीमत लगाई 1 लाख रुपए, लेकिन भारत को किसी तरह के का जो श्रेय है वो नहीं दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राडा के खिलाफ दाखिल की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकीलों से कहा कि आप इस चप्पल के ब्रांड के मालिक नहीं हैं, पीड़ित को ही केस करने का अधिकार है। यानी अगर कोल्हापुर के कारीगर अदालत नहीं गए तो प्राडा जैसे ब्रांड आपकी संस्कृति बेच भी सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, प्राडा के 6 बड़े अधिकारियों की टीम कोल्हापुर पहुंची है। प्राडा ने जब भारत के कारीगरों को कोल्हापुरी चप्पल का श्रेय नहीं दिया, तब यहां की जनता का गुस्सा भड़क गया और सोशल मीडिया पर प्राडा का विरोध शुरू हो गया। अब भारत प्राडा के लिए भी एक बड़ा बाजार है और आखिरकार प्राडा की टीम को कोल्हापुर जाना पड़ा। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्राडा ने अपने एक स्प्रिंग समर फैशन शो में एक ऐसी चप्पल लॉन्च की जिसे उसने अंग्रेजी में नाम दिया टो रिंग लेदर सैंडल। इस सैंडल की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई, जो भारत में असल में किसी भी दुकान पर आपको 400 से 1000 रुपए में मिल जाती है। लेकिन जब ये प्राडा के रैंप पर आ गई तो इसकी कीमत बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। वही कोल्हापुरी चप्पल प्राडा का स्टिकर लगते ही एक लग्जरी ब्रांड बन गई और इसकी कीमत 1000 रुपए से बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। सबसे दुखद बात यह है कि भारत का नाम तक इस दौरान नहीं लिया गया और ना ही महाराष्ट्र, ना कोल्हापुर और ना ही कोल्हापुर के कारीगरों का नाम इस दौरान लिया गया। किसी को कोई श्रेय नहीं दिया गया। जब सोशल मीडिया पर यह विवाद बढ़ा तब प्राडा के 6 लोगों की टीम कोल्हापुर पहुंची और कारीगरों से मिली। कारीगरों और प्राडा की टीम के बीच यह बातचीत हुई कि प्राडा कोल्हापुर के कारीगरों से अब सीधे इन चप्पलों को खरीदे और उनके जरिए बेचे। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भारतीय कारीगरों का सम्मान था या अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश। जब कोई विदेशी ब्रांड आपके सामान को अपना बना ले, उस पर आपका नहीं अपना नाम लिख दे, आपको जरा सा श्रेय भी ना दे, मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी ना रखे, तो समझिए ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कब्जा है। और ये पहली बार नहीं हुआ। आजकल आपने देखा होगा जूट के बैग्स, हमारे देश के आयुर्वेदिक नुस्खे, खादी के कपड़े, बांस के बर्तन विदेशों में महंगे महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। हमारे घरों में जो घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं अब उनको पेटेंट कराया जा रहा है और उन पर भारत का नाम नहीं बल्कि किसी विदेशी ब्रांड का लोगो छाप दिया जाता है। और यह स्थिति तब है जब कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी इलाके की पहचान बन जाए, जैसे कि कोल्हापुर की पहचान ये कोल्हापुरी चप्पल है, तब वो चप्पल कोल्हापुर में ही बनी होनी चाहिए और तभी उसे असली माना जाएगा और तभी उसे प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग कहते हैं। कोल्हापुरी चप्पल को वर्ष 2019 में ये जीआई टैग मिल गया था। यानी अब ये कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगर ही बना सकते हैं, तभी इसे कोल्हापुरी चप्पल कहा जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई विदेशी ब्रांड आपका डिजाइन ले जाए, आपकी पहचान ले जाए, नाम बदल दे और उसकी कीमत 100 गुना बढ़ा दे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ट्वीट करके पूरी हो जाती है, सोशल मीडिया पर शोर करके पूरी हो जाती है? कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये भारत की मेहनत, पहचान और परंपरा है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपनी कला का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया उसे स्टाइल बनाकर ऐसे ही बेचती रहेगी। भारत की परंपरा कोई थीम नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है। आज हम परंपरा को कई बार अपना बोझ मानने लगते हैं और दुनिया इसी परंपरा को अपना अवसर बना लेती है।
इसलिए आज हम खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपनी पहचान मिटा रहे हैं और विदेशी ब्रांड्स उसी पहचान से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भाषा किसी भी समाज का आईना होती है और कोई भी इंसान आपसे कैसे बात करता है, बातचीत के दौरान कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इस बात से उस व्यक्ति के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परवरिश की झलक आपको मिलती है। किसी भी समाज में अपशब्द या गालियां उस समाज की संस्कृति पर सबसे बड़ा धब्बा होती है। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि भारत के शहरों से लेकर गांव के इलाकों तक सब जगह आज भी लोग आपसी बातचीत में गालियों और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये गालियां और अपशब्द भारत के कई इलाकों में तो लोकगीतों तक का हिस्सा बन चुके हैं। अपशब्दों का प्रयोग करना हमारे देश में एक आम बात है। आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, बाजार में, सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों पर कई बार गालियां सुनने को आपको मिलती हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने परिवार की महिलाओं के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो कई बार स्थिति बहुत असहज हो जाती है जब आप अपने आसपास लोगों को गाली गलौज करते हुए सुनते हैं। सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जागलान शायद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत को गाली मुक्त बनाने के लिए 11 साल से एक अभियान चला रहे हैं और इस अभियान का नाम है गाली बंद घर अभियान। इसके तहत लोगों को गालियां न देने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर जागलान ने अपने इसी अभियान के दौरान 11 साल में 70,000 लोगों के बीच एक सर्वे किया, जिसके जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि भारत में किस इलाके के लोग सबसे ज़्यादा गालियां देते हैं और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। इस सर्वे में युवाओं से लेकर उनके माता पिता, टीचर्स, छात्र छात्राओं, वकीलों, बिजनेसमैन, सफाई कर्मियों, यानी समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया और इससे पता चला कि गाली देने या अपशब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में भारत की राजधानी दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। दिल्ली में करीब 80% लोग गालियां देते हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब, जहां 78% लोग गालियां और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच मुकाबला बराबरी का है। दोनों ही राज्यों में 74% लोग गालियां देते हैं। इसी तरह राजस्थान के 68%, हरियाणा के 62%, महाराष्ट्र के 58%, गुजरात के 55%, मध्य प्रदेश के 48%, उत्तराखंड के 45% और जम्मू कश्मीर के 15% लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों और बाकी राज्यों के 20 से 30% लोग गालियां देते हैं। आम धारणा यह है कि गालियां सिर्फ पुरुष देते हैं, लेकिन अब लड़कियां और महिलाओं के बीच भी गालियां देने का चलन बढ़ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर, बाजारों में, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन्स में सफ़र के दौरान अब महिलाओं को भी झगड़ों के दौरान गालियां देते देखा होगा। ऐसे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिनमें महिलाएं भी एक दूसरे के खिलाफ उतने ही अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। कई जगह तो ऐसे भाषा का इस्तेमाल होता है ताकि पुरुष भी शर्मिंदा हो जाए। लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस में भी अब गालियां बोलचाल की भाषा में शामिल हो गई हैं और इसी सर्वे में पता लगा कि 30% लड़कियां और महिलाएं भी अब महिला सूचक गालियां देती हैं, जिसमें माँ, बहन और बेटियों के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से भी आजकल की युवा पीढ़ी के बीच गालियों का चलन बढ़ा है। कोविड के दौरान ऑनलाइन कंटेंट जब लोग देख रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे और फिल्मों में अब गालियां खुलकर इस्तेमाल हो रही हैं और इसे आजकल के युवा कूल समझते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 20% ऑनलाइन वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से आजकल के लड़के लड़कियां गालियां सीखते हैं। यहाँ तक कि गालियां और अपशब्द अब लोगों को हंसाने के लिए भी कई बार इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो सिर्फ गंदी गालियों के सहारे अपना करियर बना रहे हैं, अपने व्यूज़ ले रहे हैं और लाखों लोग उनकी इस फूहड़ भाषा पर तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं। तो आज से आप गाली रहित और अपशब्द रहित भाषा का प्रयोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली ताकत गालियों और शोर मचाने में नहीं बल्कि शालीनता में है। डिकोड के आखिर में हम कोशिश करते हैं कि आपको एक नए प्रकार की कहानी दिखाएं, जिस कहानी में आपके लिए कुछ सीख छुपी हो। ऐसी कहानियां न्यूज़ के, खबरों के शोर में कहीं दब जाती हैं, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं 43 वर्ष के टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर की।
वो अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आज जो कहानी है वो आपको ये बताती है कि फेडरर सिर्फ टेनिस के चैंपियन नहीं हैं, वो बिजनेस का ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर दिमाग से जिंदगी का हर मैच खेला जाए तो टेनिस कोर्ट के बाहर भी बिजनेस में कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। अपने 24 साल के करियर में रॉजर फेडरर ने अलग अलग टेनिस चैंपियनशिप्स जीतकर प्राइज मनी के तौर पर 1100 करोड़ रुपए कमाए। 1100 करोड़ रुपए उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर प्राइज मनी के तौर पर कमाए हैं, 1100 करोड़। लेकिन इस समय रॉजर फेडरर की कुल संपत्ति है 11,000 करोड़। इसमें से सिर्फ 1100 करोड़ रुपए उनके प्राइज मनी के हैं, 5,690 करोड़ रुपए ब्रांड डील से उन्होंने कमाए, विज्ञापनों से कमाए, और अपना पैसा जो उन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, उससे कमाए। उन्होंने एक शू कंपनी में 4,250 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ली। यानी रॉजर फेडरर की कुल कमाई का 90% हिस्सा टेनिस कोर्ट से बाहर से आया है। इस शू कंपनी में रॉजर फेडरर की बहुत बड़ी कमाई हुई है। उन्होंने ये जो शेयर अपना खरीदा, इससे उनकी जिंदगी बदल गई। रॉजर फेडरर ने वर्ष 2019 में एक स्विस स्पोर्ट्स शू कंपनी में 3% की हिस्सेदारी खरीदी। ये निवेश उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी पत्नी और दोस्तों को इस ब्रांड का जूता बहुत पसंद था। अब पत्नी को अगर एक जूता पसंद है और आप बड़े खिलाड़ी हैं, अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने पत्नी की इस पसंद को ध्यान में रखते हुए उस जूते बनाने वाली कंपनी में ही 3% शेयर खरीद लिए। आज इस कंपनी में फेडरर की हिस्सेदारी की जो कीमत है उस 3% शेयर की, वो है 4,250 करोड़ रुपए। फेडरर इसके अलावा एक दुनिया की मशहूर लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन से 68 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक मशहूर कार कंपनी के विज्ञापन से 42 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक और चॉकलेट कंपनी के विज्ञापन से 170 करोड़ रुपए हर साल वो कमाते हैं। अब रॉजर फेडरर एक टेनिस लेजेंड होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक भी बन चुके हैं। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फेडरर ने अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 10% हिस्सा टेनिस के खेल से कमाया और 90% हिस्सा उन्हें निवेश और विज्ञापन के जरिए मिला है। हमारे देश में जो युवा हैं वो अक्सर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आज हमें लगा कि रॉजर फेडरर की खेल की कहानियां तो आपने बहुत देखी हैं। वो शानदार खिलाड़ी थे, हमेशा रहेंगे, ये तो हम जानते हैं। लेकिन खेल के मैदान के बाहर उन्होंने कितने स्मार्टली अपने पैसे को बढ़ाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट की है, आज ये भी देखने वाली बात है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।